हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू गुरुकुल क्लासेस में धर्मेंद्र गोस्वामी। जैसा पता है कि हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं आपकी हिस्ट्री से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज को। और यहाँ जो भी आपको क्वेश्चन कराया जा रहे हैं ये आपको चैप्टर वाइज कराया जा रहे हैं, इसलिए जो भी क्वेश्चन कराया जा रहा है इसको बहुत ही ध्यान से देखें। ठीक, तो चलिए यहाँ टाइम वेस्ट न करते एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करना शुरू करते हैं। देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मेरठ में 1857 ईस्वी का विद्रोह कब हुआ था। देखिए क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, मेरठ में 1857 का विद्रोह कब हुआ था, अथवा या फिर 1857 ईस्वी के विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी। क्वेश्चन ऐसे भी कर सकता है। ठीक, तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, 10 मई 1857 को। तो याद रखिएगा मेरठ में 10 मई 1857 को ये कह सकते हैं आपका मेरठ का विद्रोह हुआ था, या फिर 1857 ईस्वी का जो विद्रोह की जो शुरुआत हुई थी वो 10 मई 1857 को हुई थी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्न में से किसने 1857 ईस्वी की क्रांति को स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी। तो याद रखिएगा जिन्होंने 1857 ईस्वी की क्रांति को स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी वो थे वीडी सावरकर, और वीडी सावरकर दिखे हैं ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारे यहाँ पे बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय मुगल शासक कौन था। तो याद रखिएगा 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय जो मुगल जो शासक था वह था बहादुर शाह जफर, और बहादुर शाह जफर की बात देखिए है ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारे यहाँ पे बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय जो मुगल शासक था वो बहादुर शाह जफर था। ठीक, फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 1857 ईस्वी की क्रांति के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो याद रखिएगा 1857 ईस्वी की क्रांति के दौरान भारत का जो गवर्नर जनरल था वह था कैनिन। कैनिन देखिए आया है ऑप्शन नंबर आपका आया है डी में, तो हमारे यहाँ पे डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि 1857 ईस्वी की क्रांति के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कैनिन था। ठीक, फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 पुस्तक के लेखक कौन है। इसका मतलब कि जो द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 नामक जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं वीडी सावरकर, और वीडी सावरकर दिखे हैं ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारे यहाँ पे बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 ईस्वी की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था। तो याद रखिएगा 1857 ईस्वी की क्रांति का तात्कालिक जो कारण था वो था चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग, और चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग की बात देखिए ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारा यहाँ पे ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यह अंग्रेजी घुसपैठिया था जिसने भारतीय खड्डी तोड़ दी और चरखे का नाश कर दिया, यह कथन किसका है। एक बार फिर से समझ लीजिए, क्वेश्चन कह रहा है कि यह अंग्रेजी घुसपैठिया था जिसने भारतीय खड्डी को तोड़ दिया और चरखे का नाश कर दिया, यह बात किसने कही थी। तो याद रखिए यह बात कही थी कार्ल मार्क्स ने, और कार्ल मार्क्स दिखे हैं ऑप्शन नंबर ये देखिए बी आया है, यहाँ आगे पीछे हो गया बट कोई बात नहीं, इसलिए हमारा यहाँ कार्ल मार्क्स जिस ऑप्शन में है उसको हम राइट आंसर मान लेंगे। ठीक, फिर देखिए आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 ईस्वी की क्रांति की असफलता का कारण क्या था। तो याद रखिएगा 1857 ईस्वी की क्रांति की असफलता के कोई एक कारण नहीं थे, उसके कई कारण थे, जिसमें पहला कारण था सैन्य संसाधनों की कमी, क्योंकि सैनिकों के पास बहुत सारे बंदूक कारतूस थे ही नहीं कि अंग्रेजों से लड़ते। दूसरा क्या था, उद्देश्य की अस्पष्टता, लोग क्यों लड़ रहे हैं सब लोगों के लिए क्या था, कोई स्पष्ट कारण नहीं था कि हम किस लिए फाइट हमें करना है, तो किसी का उद्देश्य ही क्लियर नहीं था, सब बिखरे हुए लोग थे। और तीसरा क्या था, क्रांति का असंगठित स्वरूप, इसका जो क्रांति थी वो असंगठित थी, लोग एकत्रित नहीं हुए थे, सब एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। बाकी क्या था कि कुछ लोग एक दूसरे का चेहरा केवल देख रहे थे, जो अलग अलग ग्रुपों में डिवाइड थे, तो सभी एक साथ नहीं आए थे। ये सभी कारण था कि जिसकी वजह से क्या था 1857 ईस्वी की क्रांति जो थी वो असफल हो गई, इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी होगा हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि 1857 ईस्वी की क्रांति का असफलता के कारण क्या थे। पहला कारण था सैन्य संसाधनों की कमी, दूसरा था उस उद्देश्यों की अस्पष्टता, और तीसरा था क्रांति का असंगठित स्वरूप। ठीक, फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यह बर्बरता व सभ्यता के बीच युद्ध था। 1857 ईस्वी की क्रांति के संबंध में यह किस विद्वान या इतिहासकार का कथन है। तो याद रखिएगा जिस इतिहासकार ने कहा है कि यह बर्बरता व सभ्यता की, बर्बरता और सभ्यता के बीच में 1857 ईस्वी का जो युद्ध था वो युद्ध था, किसके बीच में था, बर्बरता और सभ्यता के बीच में। तो यह जो बात कही है यह किसने कही है।
तो ये बात कही है टी आर होम्स ने, और टी आर होम्स की बात देखिए आया है ऑप्शन नंबर, देखिए यहाँ पे आया है ऑप्शन नंबर सी, आगे पीछे भी हो गया कोई बात नहीं। तो टी आर होम्स जो होंगे इन्होंने ये बात कही थी कि यह बर्बरता व सभ्यता के बीच युद्ध था, 1857 की जो क्रांति हुई थी। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे सी यहाँ पे है इसको हम क्या कर देंगे, टिक कर लेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर डी के स्थान पे है। ठीक, फिर आ जाएंगे देखिए अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इलाहाबाद से 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो याद रखिएगा इलाहाबाद की तरफ से 1857 ईस्वी की क्रांति का जो नेतृत्व किया था वो किया था मौलवी लियाकत अली ने, और मौलवी लियाकत अली की बात देखिए ऑप्शन नंबर डी में है। तो हमारे यहाँ पे डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना कि इलाहाबाद से 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व जो थे वो मौलवी लियाकत अली ने किया था। ठीक, फिर ठीक है आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर भारत में क्रांति के दमन हेतु कौन सा लॉ या कानून लागू किया गया था। तो याद रखिएगा उत्तर भारत में क्रांति के दमन हेतु जो लॉ या जो कानून लागू किया गया था वह था मार्शल लॉ, और मार्शल लॉ देखिए है ऑप्शन नंबर सी में। तुम्हारे यहाँ पे सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नामक पुस्तक किसने लिखी। तो याद रखिएगा भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नामक जो पुस्तक लिखी गई थी यह लिखी गई थी बी डी सावरकर के द्वारा, और बी डी सावरकर दिखे आए हैं ऑप्शन नंबर ए में। तो हमारे यहाँ पे ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नामक पुस्तक के लेखक बी डी सावरकर हैं। फिर देखिए आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विलय की नीति को लागू करने वाला गवर्नर जनरल था। तो विलय की नीति को लागू करने वाला जो गवर्नर जनरल था वो कौन था, तो वह था लॉर्ड डलहौजी, और लॉर्ड डलहौजी लिखिए है ऑप्शन नंबर सी में। तो हमारे यहाँ पे सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 ईस्वी के निम्नलिखित नेताओं में किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 ईस्वी में जो नेता थे उनमें किस नेता का जो वास्तविक जो नाम जो था वो रामचंद्र पांडुरंग था। तो वह नेता थे तात्या टोपे। तात्या टोपे का जो वास्तविक नाम था वो रामचंद्र पांडुरंग था, ये याद रखना है आपको। ठीक, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य हड़प नीति, ठीक, राज्य हड़प नीति और जिसे गोद निषेध निधि भी के नाम से जाना जाता है का संबंध है। तो किससे संबंध है राज्य हड़प नीति, जिसे हम गोद निषेध नीति के नाम से भी जानते हैं, इसका संबंध किससे है। तो इसका संबंध है लॉर्ड डलहौजी से, और लॉर्ड डलहौजी दिखा है ऑप्शन नंबर डी में। तो हमारे यहाँ पे डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सहायक, क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सहायक संधि का संबंध किससे है। तो याद रखिएगा सहायक संधि का जो संबंध है वह है वेलेजली से, और वेलेजली दिखिए है ऑप्शन नंबर बी में। तो हमारे यहाँ पे बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि सहायक संधि का संबंध वेलेजली से है। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वेलेजली की सहायक संधि को निम्न में से किस राज्य ने स्वीकार नहीं किया था। तो याद रखिएगा वेलेजली की सहायक संधि को जिस राज्य ने स्वीकार नहीं किया था इस लिस्ट की बात करें तो वह है अवध का नवाब। तो अवध के नवाब की बात देखिए ऑप्शन नंबर ए में आया है। तो हमारे ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि वेलेजली की सहायक संधि को किसने स्वीकार नहीं किया था, अवध के नवाब ने इसको स्वीकार नहीं किया था। हाँ, अगर यही क्वेश्चन होता किसने स्वीकार किया था तो हैदराबाद के निजाम ने भी स्वीकार कर लिया था, भरतपुर का राज्य भी स्वीकार कर लिया था, पेशवा ने भी स्वीकार कर लिया था, लेकिन किसने नहीं स्वीकार किया था, अवध के नवाब ने। ठीक, फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एन एसे ऑन द क्यूज ऑफ इंडियन रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है या किसने इनको लिखा है। तो याद रखिएगा एन एसे ऑन द क्यूज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट नाम की जो पुस्तक है यह लिखा है सर सैयद अहमद खां, और सर सैयद अहमद खां की बात देखिए है ऑप्शन नंबर बी में। तो हमारे यहाँ पे बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रहना कि एन एसे ऑन द क्यूज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट नामक पुस्तक के जो लेखक है वह है सर सैयद अहमद खां। फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि बहादुर शाह जफर कौन था। तो याद रखिएगा जो बहादुर शाह जफर जो था वो मुगल वंश का अंतिम शासक था, और मुगल वंश के अंतिम शासक की बात देखिए है ऑप्शन नंबर सी में। तो हमारे यहाँ पे सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो बहादुर शाह जफर कौन था, वो था मुगल वंश का अंतिम शासक। फिर देखिए आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 की क्रांति का प्रारंभ जो था किस स्थान से हुआ था। तो याद रखिएगा 1857 की क्रांति का जो प्रारंभ हुआ था वह हुआ था मेरठ से, और मेरठ की बात देखिए है ऑप्शन नंबर डी में। तो हमारे यहाँ पे डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि 1857 की क्रांति का जो प्रारंभ हुआ था वो मेरठ से हुआ था। फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था। तो याद रखिएगा बिहार में 1857 के विद्रोह के जो प्रमुख नेता थे
वह थे कुंवर सिंह, और कुंवर सिंह देखिए आए हैं ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारे यहाँ पे बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि बिहार में 1857 के विद्रोह के जो प्रमुख नेता थे वो कुंवर सिंह थे। फिर देखिए आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से तत्व 1857 ईस्वी की क्रांति की अफवाहों के प्रसारण में सहायक थे। तो याद रखिएगा 1857 ईस्वी की क्रांति की अफवाहों के प्रसार में जो सहायक जो बातें थी, वो पहला तो था भू राजस्व वसूली कानून में बदलाव, और दूसरा था पश्चिमी शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, और तीसरा था राज विलय नीति द्वारा राज्यों को हड़पना। ये तीनों ही क्या थे, 1857 ईस्वी की क्रांति की अफवाहों के प्रसार में क्या थे, ये सब सहायक साबित हुए थे। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो डी होगा ना, हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन से तत्व 1857 ईस्वी की क्रांति की अफवाहों को के प्रसार में सहायक थे। तो क्या सहायक थे, तीनों ही थे। पहला क्या था, भू राजस्व वसूली कानून में बदलाव, यह भी एक अफवाह का कारण बना था और उसको फैलाने में इस क्रांति को। दूसरा क्या था, पश्चिमी शिक्षा का प्रचार प्रसार भी करना था, और तीसरा था राज्य विलय नीति द्वारा राज्यों को हड़पना। ठीक, अब आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के निम्न में से कौन से राजनीतिक कारण थे। तो याद रखिएगा 1857 ईस्वी के विद्रोह के जो राजनीतिक कारण थे, वो पहला कारण था वेलेजली की सहायक संधि, और दूसरा था डलहौजी का व्यपगत सिद्धांत। ये दोनों क्या थे, राजनीतिक कारण थे। ठीक, और इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो डी होगा ना, ए और बी दोनों हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। हाँ, अगर आपसे ये कहें कि अगर यही क्वेश्चन होता कि अगर इसी को ये कह सकते थे कि 1857 विद्रोह के कौन से धार्मिक कारण कह सकते थे, तो ये चर्बी लगे जो कारतूस थे ना, क्योंकि उस समय क्या था कि चर्बी जो थी उसमें, ये अफवाह क्या, ये सही बात थी उसमें, उस समय की जो कारतूस बन के आते थे वो गाय के चर्बी का प्रयोग किया जाता था। ठीक, और इसलिए इसे धार्मिकता से जो उस समय क्या था कि लोग बिल्कुल भी क्या थे, ये बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। कि उस समय आपको पता है मंगल पांडे जो थे, उन्होंने क्या किया था, इसके पहले सबसे पहले क्या विद्रोह किया था, और उन्होंने ही क्या किया था, जो वहाँ पे जो उसका जनरल था उसको गोली मार दी थी, इसी वजह से, क्योंकि वो धार्मिक एंगल वहाँ जुड़ गया था। तो अब इसमें धार्मिक एंगल नहीं पूछ रहा है, राजनीतिक कारण। तो राजनीतिक कारण में दो कारण थे, पहला था वेलेजली की सहायक संधि, और दूसरा था डलहौजी का व्यपगत सिद्धांत। ठीक, लेकिन अगर ये होता धार्मिक कारण या सामाजिक कारण या कुछ ऐसा करके आया तो चर्बी लगे कारतूस का उपयोग भी होता। ठीक, अब आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। इसका मतलब कि तीन में सुमेलित हैं, कोई एक है जो गलत है। पहला ऑप्शन देखिए आया है दिल्ली बहादुर शाह। तो दिल्ली से संबंधित कौन था, बहादुर शाह। तो आपको बताया गया बहादुर शाह क्या था, वो अंतिम मुगल शासक था। तो ठीक है, ये बिल्कुल सही है। फिर लखनऊ में कौन थे, बेगम हजरत महल जो है, लखनऊ कहाँ पे, मतलब बेगम हजरत महल किससे रिलेटेड, लखनऊ से, ये भी हमारा ऑप्शन सही है। फिर कह रहे कानपुर से मंगल पांडे थे, ये ऑप्शन गलत है कि मंगल पांडे का संबंध कानपुर से नहीं है। और फिर झांसी की रानी कहाँ पे है, लक्ष्मीबाई। तो झांसी की रानी कौन है, लक्ष्मी, यहाँ हाइफन बीच में होना चाहिए, तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को ही बोला जाता है, भी इससे रिलेटेड है, तो ये भी सही है। अब कह रहे कौन सुमेलित नहीं है, सुमेलित जो नहीं है वो है ऑप्शन नंबर सी, कानपुर का रिलेशन दिखाया गया है मंगल पांडे से, यही ऑप्शन क्या है, सुमेलित नहीं है, इसलिए इसी को हम क्या कर देंगे, आंसर मान लेंगे। फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित है। इसका मतलब कि तीन गलत हैं, कोई एक है वो सही है। ऑप्शन ए देखिए है, कह रहे सती प्रथा की समाप्ति, सती प्रथा की जो समाप्ति हुई थी कब हुई थी, 1829 ईस्वी को। तो बस यही हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही है। बाकी सब जो हैं ये हमारे ऑप्शन क्या हैं, सब गलत हो जाएंगे। अब इसको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं। सती प्रथा की समाप्ति जो हुई थी 1829 को ईस्वी को हुई थी। ठीक, फिर आ जाएंगे देखिए अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय दिल्ली को प्रमुख केंद्र मानने के प्रमुख कारण थे। तो 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय दिल्ली को प्रमुख केंद्र मानने के जो प्रमुख कारण थे वो कौन कौन से थे। देखिए इसमें पहला कारण था कि दिल्ली पहले से ही मुगलों की राजधानी थी। ठीक, पहला कारण ये था। और दूसरा क्या था कि क्रांतिकारी दिल्ली के मुगल बादशाह को अपना शासक मानते थे तथा उनका सम्मान करते थे, ये भी एक कारण था। और तीसरा कारण ये भी था कि दिल्ली को केंद्र मानने से विद्रोह को वैधता प्राप्त हुई थी, इसलिए हमारा ये भी ऑप्शन क्या है, सही है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो डी होगा ना, इसको हम क्या कर देंगे, राइट आंसर मान लेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय दिल्ली को प्रमुख केंद्र मानने के प्रमुख कारण क्या थे। पहला कारण था दिल्ली पहले से ही मुगलों की राजधानी थी। दूसरा कारण था कि क्रांतिकारी दिल्ली के मुगल बादशाह को अपना शासक मानते थे तथा उसका सम्मान करते थे। और तीसरा कारण था दिल्ली को केंद्र मानने से विद्रोह को वैधता प्राप्त हुई थी। ये तीनों ही कारण थे, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो डी होगा यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अवध का अंतिम नवाब
कौन था? तो याद रखिएगा अवध का जो अंतिम नवाब था वह था वाजिद अली शाह, और वाजिद अली शाह की बात देखिए है ऑप्शन नंबर सी में। तो हमारे यहाँ पे सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि अवध का अंतिम जो नवाब था वो वाजिद अली शाह था। ठीक, फिर आ जाएंगे देखिए अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रिलीफ ऑफ लखनऊ नामक चित्र के चित्रकार कौन थे? तो याद रखिएगा रिलीफ ऑफ लखनऊ नामक चित्र के जो चित्रकार थे वह थे टॉमस जोन्स बारकर। और टॉमस जोन्स बारकर की बात देखिए है ऑप्शन नंबर ए में। तो यहाँ हमारा ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि रिलीफ ऑफ लखनऊ नामक चित्र के चित्रकार जो थे वो टॉमस जोन्स बारकर थे। ठीक, फिर आ जाएंगे आज के अपने लास्ट क्वेश्चन में। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि बंगाल आर्मी की पौधशाला किसे कहा जाता था? तो याद रखिएगा बंगाल आर्मी की पौधशाला जो कहा जाता था वह कहा जाता था अवध को, और अवध देखिए है ऑप्शन नंबर सी में। तो हमारे यहाँ सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि बंगाल आर्मी की पौधशाला अवध राज्य को कहा जाता था, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ सी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। तो मे भी यहाँ 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अगर सारी चीजें आ रही हैं तो प्लीज आप कुछ ना करें, केवल आप वीडियो को लाइक कर दिया करें, बस हो गया है ना। आप इतना कर दें हमारे लिए इतना ही काफी रहेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।